कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 3 है, इसके पहले 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। नीति इन द नीति आयोग स्टैंड फॉर। नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफर्स टू गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड, यानी कि जो सरकार नीतियां बनाती है उद्योग से संबंधित, वो क्या होता है? तो वो उद्योग की स्थापना, उसकी कार्यप्रणाली और उद्योग के विकास एवं प्रबंधन, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाज अनाउंस्ड बाय। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और इस पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी भी बोला जाता है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोला जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि आर्थिक सुधार नीति भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। विच पॉलिसी इज नोन एज इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को। क्वेश्चन नंबर 105 है डैश मीन्स चेंज इन सेट ऑफ पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए नीतियों, नियमों और विनियमों में समय समय से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अंदर क्या होगा, जो सरकार होती हैं वो कुछ, जैसे था ना कि इसके पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आई गई, तो उसके पहले भी तो पॉलिसी रही होगी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके ताकि आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके, तो आर्थिक सुधार किया जाता है नए नए नियमों के माध्यम से, विनियमों के माध्यम से और नीतियों के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द डैश एंड डैश। मौद्रिक नीति कैसे प्रभावित करती है? तो ये मनी सप्लाई को, मार्केट में जो मुद्रा है उसको प्रभावित करती है और ब्याज दर को भी प्रभावित करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या करते हैं, जो धन की आपूर्ति की गई है मार्केट में आरबीआई के द्वारा, उसको नियंत्रित करने का काम करती है। और वो नियंत्रण किसके माध्यम से हो सकता है? एक तरीका ब्याज दर भी होता है, जैसे ब्याज को बढ़ा देना ताकि कम लोग लोन लें। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि एक लिमिट लगा देना कि इसके ऊपर आप नहीं ले सकते हैं, चाहे बैंक को लिमिट बता देना कि इसके ऊपर आप लोन किसी को नहीं दे सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जहां पे मुद्रा पर नियंत्रित किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, जो महंगाई बढ़ती है उसको रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 107 है हु कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करती है सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम है जो कैपिटल मार्केट है, इक्विटी शेयर हो गया, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, इन सबको नियंत्रित करने का काम है। नाबार्ड क्या करती है? जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग होते हैं उनको हेल्प करती है। और आरबीआई क्या करती है? सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाती है। और सिर्फ एसबीआई क्या है? वो एक कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 108 है इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिसी mechanism by which the people of a country manage and utilize the country's resources to obtain the things they need refers to। संस्थाएं, संगठन और नीति तंत्र जिसके द्वारा किसी भी देश के लोग अपनी जरूरत की चीज़ों को प्राप्त करते हैं, देश के संसाधनों का प्रबंधन एवं उपयोग करते हैं। ये किस में आता है? ये इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स सिस्टम में आता है। तो ये आता है आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत। आर्थिक प्रणाली में किसी भी देश के जितने भी संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए वहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, वो इसका पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। जो भारतीय नियोजन होता है उसका दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उत्पादक रोजगार सृजन, ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम, प्रतिवर्ष 7% की वृद्धि, और ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में वृद्धि। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब के सब ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन पूछा है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग सेल्फ रिलायंस हो जाएं, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाएं, और जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो प्रोडक्टिव हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ए होगा पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 110 है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय योजना आयोग, ये वॉज सेटअप इन 1950। 1950 में इसको स्थापना किया गया था। इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है। इज एन एडवाइजरी बॉडी, एक सलाहकार निकाय है। इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक सहकारी विभाग है। तो इसका स्थापना 1950 में किया गया था, ये सही है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि एडवाइस देती है किस तरीके से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि पहला और तीसरा, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर सी में है फर्स्ट एंड थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 111 है, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। भारत में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसका उद्देश्य कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। और प्रियम्बल क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करिए तो उसके पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे कुछ ऐसे अधिकार थे जो हमें तुरंत मिल गए थे, तो जो तुरंत मिल गया था उसे हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो गया था, लेकिन देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सभी अधिकार दे दिए जाएं। इसलिए उसको क्या किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत उसको रख दिया गया कि जैसे जैसे देश के पास पैसा होते जाएगा वैसे वैसे जो राज्य होंगे वो अपने यहाँ के लोगों को संसाधन उपलब्ध कराते जाएंगे। जैसे होता ना कि कृषि के लिए कोई योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे अनाज वितरण होता है, तो वो सब क्या है, वो सब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि राज्य को बोला गया अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करिए, अपने यहाँ के लोगों को ये अधिकार दे सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या है, आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टेट की इच्छा पर होता है, जब उसको मन करेगा, अगर उसके पास पैसा है तो उसके अनुसार वो दे सकती है। तो जो प्लानिंग बनाई जाती है इंडिया में वो इन्हीं को देख करके, इन्हीं के उद्देश्यों के आधार पर बनाई जाती है, क्योंकि जब देश के पास पैसा होगा तभी तो आगे विकास करेगी, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाई। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये एक तरीके का सेकेंडरी डेटा होता है और वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको पब्लिश कराती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, एन ओपन इकोनॉमी इज वन वेयर। एक खुली अर्थव्यवस्था वह है जहाँ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एब्सेंट, घाटे की वित्त व्यवस्था अनुपस्थित है, नो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, कोई भी निर्यात की गतिविधियां नहीं होती हैं या कोई भी आयात की गतिविधियां नहीं होती हैं। तो कोई भी इकोनॉमी जब दुनिया के लिए खोली जाती है, यानी कि दुनिया के लिए खोलने का मतलब क्या है कि आप आइए हमारे यहाँ मार्केट कर सकते हैं। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वहाँ पे FDI चलता है, यानी कि फॉरेन के लोग आ करके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो छूट दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी ओपन टू द वर्ल्ड, अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोले जाना, यहाँ के लोग कहीं जा करके कर सकते हैं व्यवसाय और वहाँ के लोग यहाँ पर आकर के व्यवसाय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफर्स टू गवर्नमेंट्स पॉलिसी टूवर्ड। ये आई थिंक क्वेश्चन हो चुका है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस लिए होती है, ये सभी के लिए होती है, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना, उसके फंक्शनिंग में हेल्प करना, उसके ग्रोथ और मैनेजमेंट में हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 115 है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, विच इज़ द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजी इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। सार्वजनिक व्यय और राजस्व के संबंध में सरकार की रणनीति कौन सी होती है। तो जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, बजट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और सरकार की नीति की बात करता है तो वो सब के सब राजकोषीय नीति होते हैं, फिजिकल पॉलिसी होता है। जब मुद्रा के बारे में आएगा तो वो कौन सी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, जिसको कौन डायरेक्ट करता है, RBI करती है। और ये कौन करता है, गवर्नमेंट बनाती है। जो बजट वगैरह पास होते हैं वो सब राजकोषीय नीति के ही पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की शुरुआत के समय के साथ किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। तो कौन सी अधिनियम को खत्म कर दिया गया था, MRTP एक्ट। ये कब बना था, 1969 में। और कब से पालन इसका किया जाने लगा, यानी कि पारित किया गया, तो ये किया गया था 1970 में। बनाया कब गया था MRTP एक्ट को, 1967 में। पारित किया गया था 1970 में। और कौन से एक्ट ने उसको रिप्लेस किया है, तो कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट कब बना है, तो 2002 में बना है। तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, फेमा वॉज पास्ड इन। फेमा एक्ट कौन से साल में आया था, तो ये आया था 1999 में। कब से लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2000 से। और फेमा एक्ट भी किसी को रिप्लेस करके बनाया गया है, तो अभी शायद अभी इसी में क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 119 है, अंकटाड स्टैंड फॉर। UNCTAD स्टैंड फॉर क्या है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि कुछ नेशंस का ये समूह है, ये संघ है, जहाँ पे वो व्यापार और विकास से संबंधित वार्तालाप करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्लेमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस।
यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के दावेदार हैं। इसका मतलब क्या है, ये लोग क्लेम कर सकते हैं कि आपका हमारे प्रति उत्तरदायित्व बनता है। तो जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ये हो गए, जो लोकल कम्युनिटी है और जो उपभोक्ता हैं, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। ये सब सोसाइटी में आते हैं और बिजनेस का सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, CSRC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कमिटी फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 122 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैटेगरीज कैन बिजनेस एनवायरनमेंट बी डिवाइडेड? निम्नलिखित में से किस मूल श्रेणी में व्यवसायिक वातावरण को विभाजित किया जा सकता है? लोकल एंड रीजनल, रीजनल एंड नेशनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो यहाँ पे जो बेसिक कैटेगरी होती है किसी भी व्यवसायिक वातावरण को विभाजित करने के लिए, वो होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाह्य। क्वेश्चन नंबर 123 है, डैश इज अ स्टेटमेंट विच डिराइव्स द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन अ सोसाइटी। डैश एक कथन है जो एक समाज में एक संगठन द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बताता है। तो ये क्या है? मिशन है। क्वेश्चन नंबर 124 है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेज विच हैव अ। आर्थिक वातावरण उन सभी बलों का संदर्भित करता है जो किससे संबंधित हैं? तो वो आर्थिक से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, डैश इन्वायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द, विद इन द कंट्रोल होगा, डैश इन्वायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। पर्यावरण के नियंत्रण में कौन सा होता है? तो ये होता है इंटरनल। जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हो गए, प्रोडक्ट हो गया, उसके लेबर हो गया, एफिशिएंसी हो गया, वो सब कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं और उस पर कंपनी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो कैसा होता है? अनकंट्रोलेबल होता है, यानी कि अनियंत्रित करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, डैश इन्वायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। डैश पर्यावरण व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर है। तो वो क्या है? एक्सटर्नल, बाहरी। क्वेश्चन नंबर 127 है, माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सूक्ष्म पर्यावरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि परिचालन, लागत नहीं होगा, बस परिचालन वातावरण से होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। मैक्रो इन्वायरमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सामान्य परिस्थिति, सामान्य वातावरण। इसका मतलब क्या है? ये सब पर बराबर, मतलब वो जितने भी इंडस्ट्री में फर्म है उन सबको ये प्रभावित कर सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो किसी फर्म एक को बस प्रभावित नहीं करेगा, ये जितने भी फर्म है उन सबको प्रभावित कर देगा। तो इसीलिए इसको सामान्य बोला जाता है। और जो माइक्रो होता है वो उससे संबंधित जो फर्म होंगी सिर्फ उन्हीं को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, इन विच ईयर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। किस वर्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम को पेश किया गया था या पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच इज द वन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कल्चर। कौन सा राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल नहीं है? तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, बाकी सब कल्चर का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नोन एज। व्यावहारिक कार्यों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्थित अनुप्रयोग को किस रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 132 है, डैश इज आइडेंटिफाइड एज सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फर्म। यानी कि जो व्यावसायिक फर्म होती है उनकी गतिविधियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन करना किसका भाग है? तो ये है सामाजिक लेखा परीक्षण, यानी कि सोशल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 133 है, फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड। राजकोषीय नीति कराधान, सार्वजनिक व्यय और डैश के संबंध में सरकार की नीतियों को संदर्भित करता है। तो ये किससे संबंधित है? बजट से संबंधित है और टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित है। क्वेश्चन 134 है, फिजिकल पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। फिजिकल पॉलिसी को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसे बजटरी नियंत्रण के नाम से, बजटरी नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, एनएससी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 27, 1992 में। क्वेश्चन में आपके हो सकता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब किया गया था? तो 27 नवंबर को किया गया था। कौन से ईयर में? तो 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच कैन बी अ मेथड ऑफ प्राइवेटेशन। कौन सा निजीकरण का एक तरीका हो सकता है? डीनेशनलाइजेशन, ये कोई तरीका नहीं है। परचेजिंग शेयर्स, ये हो सकता है। टेक ओवर, ये भी हो सकता है। और विलियन भी, मर्जर, ये तीनों तरीके हो सकते हैं निजीकरण के। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है,
कोई प्राइवेट कंपनी अगर इस कंपनी के 50% से ऊपर के शेयर्स खरीद लेती है तो वो क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। तो परचेजिंग शेयर्स भी हो सकता है। टेक ओवर भी, गवर्नमेंट कंपनी खुद अपने आप को बेचना चाहती है तो गवर्नमेंट कंपनी को अगर कोई प्राइवेट कंपनी टेक ओवर कर लेती है, चाहे प्राइवेट कंपनी इसमें मर्ज हो जाती है, तो ये हो सकता है। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। विच कैन नॉट बी होगा, ये कौन सा निजीकरण का तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा डी नेशनलाइजेशन। बाकी सब के तरीके से हम लोग प्राइवेटेशन कर सकते हैं, निजीकरण कर सकते हैं, बाकी डी नेशनलाइजेशन ऐसा कुछ होता नहीं है कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 137 है, इंडिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ डैश इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सा उदाहरण है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 138 है, बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस में कौन कौन से गतिविधियां आती हैं, तो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, आर्थिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पज इज टू। एक व्यावसायिक उद्योग का वैध परिभाषा क्या है, तो कस्टमर को क्रिएट करना। आज के डेट में अगर देखा जाए तो आप जितना अधिक से अधिक कस्टमर को बनाते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है किसी भी व्यवसाय का कि अधिक से अधिक कस्टमर को क्रिएट करें ताकि उससे लाभ अर्जित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 140 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, प्रतियोगिता, जानकारी या भूमंडलीकरण। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को एनालाइज किया तो वहाँ से आपको पता चला कि अभी तो टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बाद में सबको पता चलेगा। अगर आप अभी उसको जान जाएंगे तो क्या करेंगे, आप अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में अभी उस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो इसीलिए इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, डैश इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल इकोनॉमिक फैक्टर। जहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर आ जाए वो किसका पार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, आर्थिक पर्यावरण का। जितने भी आर्थिक कारक होते हैं वो सब आर्थिक पर्यावरण का भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिफर्स टू। बहुराष्ट्रीय निगमों को और क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन या ट्रांसनेशनल कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 143 है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, बैंक रेट इज अ रेट। बैंक दर वह दर है, तो बैंक रेट का मतलब क्या है, बैंक गिव्स लोन, ये नहीं होता है। बैंक जिस पे लोन देती है वो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है। बैंक रेट के अंदर क्या होता है, आरबीआई से कौन लोन लेता है, कॉमर्शियल बैंक लोन लेती है। अब किस बेस पे लेगी, इनके पास जो बिल्स होंगे उसको वो रेट डिस्काउंट करा लेते हैं, यानी कि उनको भुना लेते हैं। भुनाने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक कागज पड़ा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो आरबीआई के पास लेके गए, आरबीआई ने उसके बदले में पैसा दे दिया, तो उसे हम लोग कहते हैं भुनाई। समय के पहले उसका पैसा प्राप्त कर लेना। तो आरबीआई ये काम करती है किस रेट पे, बैंक रेट पे। एक तरीके का इंटरेस्ट है, समझ सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता है, कुछ पैसा काट करके आरबीआई क्या करेगी, इस बिल पर उसको पैसा दे देगी कॉमर्शियल बैंक को। तो ये एक तरीके का ब्याज दर है जिस पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का पार्ट है, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये तीनों है तो ऑल ऑफ द अबव होगा। सीआरआर क्या होता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कहती है कि आपको अपने जितने भी जमाए हैं उसका कुछ परसेंटेज मेरे पास रखना है। तो जो आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज रखेंगे उसे हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। और उसके साथ एक और रूल देती है, बोलती है कि आपके पास जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल रूप में आपको अपने पास रखना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व, यानी कि एसएलआर। वो जो कॉमर्शियल बैंक है अपने पास रखेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या है कि आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक एक मार्केट में, ऐसे जैसे है खुला बाजार है, यानी कि काउंटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री होती है। आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज़ है, वो क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक को बेच देगी। कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ सिक्योरिटीज़ है तो आरबीआई को वो बेच देगी। तो ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एमआरटीपी कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा एमआरटीपी आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो एमआरटीपी एक्ट क्यों बनाया गया था, ताकि एकाधिकार पर रोक लगाई जाए, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस पे। तो ये होगा जो बिना मतलब के रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी बना करके और अनुचित तरीके से व्यापार करती हैं, उस पर रोकथाम लगाने के लिए। तो ये भी हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड, जो अनुचित व्यापार की प्रथाएं हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन कॉम्बिनेशंस को रोकने के लिए नहीं है। यानी कि जो संयोजन बनाए जाते हैं, मर्जर होता है, एमलगमेशन होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ली, एक कंपनी अपने आप को किसी और को बेच दी, तो ये सब का वास्ता एमआरटीपी एक्ट से नहीं है। क्योंकि ये जो संयोजन होता है वो लीगल भी तो हो सकता है, किसी
किसी कंपनी कोई कंपनी डूब रही है, अब वहाँ के बोर्ड चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को बेच दें, तो ये सब लीगल होता है, एमआरटीपी के अंदर नहीं आता है। जो इलीगल होगा व्यापार के अंतर्गत वो सब एमआरटीपी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हाट डज ट्रिपल पी इनिशिएटिव रेफर्स टू। ट्रिपल पी पहल का अर्थ क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो निजी है और जो सार्वजनिक है उन दोनों की साझेदारी मिलकर के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 148 है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अर्थव्यवस्था कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ना सरकार द्वारा नियोजित की जाती है, ना नियंत्रित की जाती है, ना ही उस पर रेगुलेशन लगाती है, तो वो क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है, कोई भी प्लानिंग नहीं रहती है, कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी का जस्ट अपोजिट, ये दुनिया के लिए बंद है, यहाँ के लोग अपने देश के लिए सामान बनाते हैं, अपने देश में ही बेचते हैं, ना यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, ना बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हम इंडिया की इकोनॉमी, सरकार भी काम करती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन का सर्वोच्च निकाय क्या है, तो वो है प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग। जैसे आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़े होंगे, तो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई थी 31 दिसंबर 2014 में खत्म हो गई। फिर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। ये सब क्या करती हैं, देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती हैं कुछ नए नए प्लान्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 150 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्म्स लाइसेंस टू ऑपरेट रिफर्स टू, यानी कि फर्मों के लाइसेंस टू ऑपरेट की अवधारणा किससे संबंधित है। लाइसेंस टू ऑपरेट मतलब क्या है कि अगर आपको व्यवसाय करना है तो सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों किया गया, ताकि ये बना के रखा जाए, जनता अपनी नज़र बना के रखे कि उसमें वो वैध काम कर रहे हैं कि अवैध काम कर रहे हैं, जनता के लिए वो फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डिटरमेंट, यानी कि सामान्य अहित के लिए आर्थिक शक्तियों का संकेंद्रण, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाला कौन सा अधिनियम है, तो ये था आपका एमआरटीपी एक्ट। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक पावर है, यानी कि जो कंट्रोल करने की क्षमता है, वो किसी एक पर्सन के पास, चाहे किसी एक अथॉरिटी के पास न हो जाए, मोनोपोली ना आ जाए, इसके लिए कौन आया था, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये कब बना था, 1969 में। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो छपा रहे, वो याद रहे। और ये जरूरी नहीं कि बस यहीं पे काम आएगा, आपको आगे चल करके भी ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 152 है, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज। आयात और निर्यात से संबंधित सरकार की नीति को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी एग्जिम पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 153 है, कॉम्पिटिशन इज बेनिफिशियल टू द कॉम्पिटिंग फर्म्स बिसाइड्स बेनिफिटिंग द। प्रतिस्पर्धी फर्मों के लिए डैश को पहुंचाने के अलावा और क्या लाभदायकता प्रदान करती हैं, तो ये क्या है, कंज्यूमर्स को भी प्रॉफिट प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, व्हेन एमएनसीज रिड्यूस देयर टैक्स बिल इन डिफरेंट होस्ट कंट्रीज दिस इज यूजली डन बाय अ टेक्निक कॉल्ड। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न मेजबान देशों में, मेजबान देश कौन है, जैसे मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड है, ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और ये इंडिया में आ रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिया को क्या कहेंगे, मेजबान देश कहेंगे। तो अगर इन्होंने अपना कर का बिल कम कर लिया है तो ये कौन सी तकनीक के माध्यम से करेंगे, तो ये करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग, यानी कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण। ये स्ट्रेटजी होती है, जब आप आगे चल करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये सब आता है। चाहे आप टैक्सेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसका एक पार्ट होता है, तो बहुत अधिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसएडवांटेज टू द होस्ट कंट्री ऑफ एमएनसी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और वो भारत में आ रही है, तो यहाँ पे क्या क्या वो हानियाँ दे सकती है। डिराइव्स आउट डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो घरेलू प्रतिस्पर्धी हैं उनको बाहर कर सकती है, क्योंकि उनके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो यहाँ के जो देश की कंपनियाँ हैं उनको वो प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकती हैं, ये हानि होती है इनकी। तो आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, चाहे आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन है, और फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इन सबके क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के एंड में भी उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें क्योंकि आपको
जो ये सब क्वेश्चंस हैं वो मैं 15-20 क्वेश्चंस करके चैनल पे डालती रहूँगी। आप इसको वीडियो को देखने के बाद वहाँ से जा करके प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट का कहाँ पे है, अभी उसमें नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ये मैं आज शाम तक या फिर कल तक सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करूँगी 20-20 30-30 करके ये सारे के सारे टेलीग्राम पे पड़ जाएँ, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें कि सच में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको आदत बनी रहेगी क्वेश्चन को समझने की। तो ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ पूछ दे, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो जब आप क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो वो समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो फिर आप कैसे भी क्वेश्चंस रहें आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा करके कर सकते हैं। तो टेलीग्राम कॉमर्स स्प्रेड द CS से नाम से बना हुआ है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।